हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने जाने के वायरल वीडियो पर मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा दिए गए बयान के बाद अब संतों में काफ़ी नाराजगी है। अब प्रतिष्ठित संत विष्णुदास ने मुस्लिमों को अपनी सीमा में रहने की नसीहत देते हुए कहा है कि अगर हिंदू भाई ठान लें तो तुम कहीं नहीं रहोगे, इसका पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि चाहे वह ओवैसी हो, मुस्लिम समाज के लोग हों, सपा कांग्रेस के नेता हों, सभी हिंदू देवी देवताओं पर गलत टिप्पणियां करते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि नुपुर शर्मा को सज़ा तभी मिलनी चाहिए जब ओवैसी को भी सज़ा दी जाए। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से बयान देते समय दूसरे धर्म पर और भावनाओं पर ध्यान रखना और दूसरे धर्म की आदर करने की बात कही है। लोग कहना चाहते हैं, उसके बाद अपनी बात को रखेंगे। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। हमारे संत समाज और हमारी संस्कृति में जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवताओं हैं उन पे गलत टिप्पणियाँ करते हैं, ये निंदनीय अपराध है। किसी भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी धर्म के विपरीत आप कार्य करें। जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया, इस बयान के आधार पे नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांगी। और दूसरी बात ये है कि उदयपुर में इतना घिनौना कांड हुआ है, ये एक भय बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा घटना चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जैसे जब वो क्या कहते हैं, जब मुस्लिम भाई हमारे ही हिंदू धर्मों में देवी देवताओं पर गलत टिप्पणियां सकते हैं तो क्या हम लोग किसी सच्चाई कहें अगर इस्लाम के बारे में तो सर से कर दिया जाता है कलम। नुपुर शर्मा ने कोई गलत टिप्पणी नहीं की, ये सच्चाई नुपुर शर्मा ने बताया है। और जो सच्चाई होती है छुपती नहीं है। इस्लाम में लिखा हुआ है कि जो भी देवी देवताओं और मूर्ति की पूजा करता है उसका सिर काट दिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको पकड़ो, उसको मारा जाए, उसको धर्म परिवर्तन किया जाए कराए। मगर हमारी संस्कृति और वेदों में भागवतों में ये नहीं उल्लेख है कि किसी के धर्म के विपरीत कार्य किया जाए। हमारे धर्म सिखाता है कि हमेशा शरीरम रक्षताम परमो धर्मा, शरीर की रक्षा करना ही धर्म है। और जितने भी प्राणी हैं सब परमात्मा के स्वरूप हैं और धर्म किसी भी विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर उस पे वो कुरान अपना पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध निवेदन करते हैं कि एकता बन करके हम लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ बैठ करके संत समाज करेंगे और साथ साथ में वेद स्तुति और सुंदर कांड भी करेंगे। जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कानून एक अनुसार होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को तब जेल होगा जब ओवैसी हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणियां गलत देते हैं और मुस्लिम भाई देते हैं गलत टिप्पणियां और समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के गलत टिप्पणियां देते हैं। जब उनको जेल होगी तो इनको। रुदौली तहसील प्रशासन के खिलाफ अधिवक्ता 14 जुलाई से बैठे हड़ताल पर। संपूर्ण समाधान दिवस को देखते हुए अधिवक्ताओं ने कलम बंद रखी हड़ताल। अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लगाए मुर्देबाद के नारे। रुदौली के तहसील प्रशासन पर रिश्वतखोरी सहित भ्रष्टाचार का आरोप है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अली हैदर ने लगाए गंभीर आरोप। जो यहाँ पर उपस्थित है, नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ पर जब से अध्यक्ष बना हूँ, मुझे हमारे सम्मानित साथियों ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। मेरा एक ही प्रण था केवल अध्यक्ष पद पर लड़ने के लिए, और वो ये था कि जो यहाँ पर गरीब जनता, जो वादकारी हैं, जिनको इतना परेशान किया जा रहा है न्यायिक अधिकारियों द्वारा, चाहे वो एसडीएम रुदौली हो चाहे तहसीलदार रुदौली हो जो लगभग 3 साल से यहाँ पर डटी हुई हैं, या चाहे नायब साहब हों जो यहाँ पर पहले से हैं, अभी जो नए आए हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात बात पर रिश्वत लेते हैं। यानी यहाँ तक आप समझ लीजिए कि अगर लेखपाल एक रिपोर्ट लगाता है, बयान देता है, जो कि उसका दायित्व है, ला है ये,
कि वो आकर के बयान दे अपने फाइल में। उस पर भी वो मांगता है कि पहले 500 दो, 1000 दो, 200 दो, जितना तय हो। तो आखिर किसकी शय पे वो मांगता है? मेरी सर ये है, वे मांगता है उच्च अधिकारियों के, जो यहाँ पे उच्च अधिकारी हैं उनकी शय पे। इसलिए मैं आपको बता दूं, मैंने जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ तब से आज तक के लेकर के, यानी जो अब 2 दिन 3 दिन आप छोड़ दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता रहा यहाँ के श्री स्वप्निल यादव जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे कि आप, ये मुझे मालूम है कि मैं अन्ना हजारे नहीं हो जाऊंगा, अन्ना हजारे होऊंगा तो कोई केजरीवाल पैदा हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन कम से कम इतना कर दीजिए कि गरीब किसान लोगों को अपना खेत बेच करके, एक तो खेत का मुकदमा लड़ रहे हैं, गहने बेच करके, अपना गल्ला बेच करके आपको पैसा न चुकाना पड़े। कम से कम इतना अंकुश लगा दीजिए कि इतनी रिश्वतखोरी पे अंकुश लग जाए कि वो मजबूर न हो जाए यहाँ न्याय पाने के लिए। तो जानकारी है एसडीएम साहब को? पूरी की पूरी लिखित रूप में, मौखिक रूप में, लिखित रूप में भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लिखित रूप में भी दिखा सकता हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट कोई प्रेशर नहीं डाला। उसके बाद क्या हुआ है, उसका नजारा ये हुआ कि रिश्वतखोरी और बजाय कम होने के बढ़ती गई। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनकी शय पे हो रहा है, चूंकि मैंने ये कहा कि आप उच्च अधिकारी हैं यहाँ के, आप, और मैंने तहसीलदार महोदय से भी बात की, मैंने नायब साहब से भी इस प्रकार पे बात की, और मैंने चैलेंज के रूप में कहा कि अगर आप कहीं भी अध्यक्ष को इसमें आप शामिल पाइए कि 2 नए पैसे की घूस अध्यक्ष ने कहीं ली है किसी वादकारी से, किसी अधिवक्ता से, तो जो जुर्म अपराधी को दिया जाता है वो मैं जुर्म मुझे स्वीकार है। मैंने ये टंके की चुप पे कहा कि 1 नया पैसा मैं नहीं लेता हूँ, मैं सिफारिश गरीब की करने आऊंगा। वादकारी के गरीब इतने वादकारी खड़े हैं, तमाम वादकारी हैं, वो भी हैं यहाँ मौजूद, अधिवक्तागण भी। अगर आपके सामने मैं इस समय बयान अपने दे रहा हूँ, अगर मेरी वाकई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई भी अधिवक्ता और वादकारी हाथ उठा सकता है कि आपने मुझसे रिश्वत ली है। और मैंने ये कसम खा रखी है, मैंने ये कसम खा रखी है, चाहे मैं बंद किया जाऊं, चाहे मुझे गोली मार दी जाए, लेकिन जब तक मैं अध्यक्ष रहूंगा और रिश्वतखोरी पर अगर अंकुश न लगाया। फैजाबाद बार एसोसिएशन की चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। फैजाबाद बार एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर एवं निवर्तमान अध्यक्ष सुशील कुमार चौबे और एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन श्रवण कुमार मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया चलती रहेगी और आगामी 19 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 20 जुलाई को पर्चा वापसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और आगामी 28 जुलाई को मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न होगी। इसके बाद 29 जुलाई को परिणाम आने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेंद्र प्रताप सिंह ने भी आज 2 सेटों में नामांकन किया। उन्होंने बताया कि मेरी प्रथम प्राथमिकता टीडीएस की रहेगी, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से अधिवक्ता संघ की आय बढ़ेगी। इसके साथ साथ जूनियर अधिवक्ताओं का खाता भी खुलवाया जाएगा। परिसर में दुकानों का भी निर्माण कराया जाएगा, जिससे अधिवक्ता संघ का लाभ हो सके। नामांकन किया हूँ। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है टीडीएस की, जिसके लिए मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट की व्यवस्था करना पड़ेगा, जिससे हमारे जो है अधिवक्ता संघ का जो आय उसमें दोगुनी हुई बढ़ेगी, उससे आय उसकी बढ़ेगी। और मैं अधिवक्ता संघ के लिए जो जूनियर्स के लिए जो स्टार्टिंग मिल रहा है 5000 रुपये, उसके लिए अभी कोई खाता नहीं खुला है अधिवक्ताओं का, उसका मैं बार काउंसिल से संपर्क करके खाता खुलवाऊंगा। और जो यहाँ की और दुकानें हैं उसमें ऊपर बनवा करके उसकी आय की वृद्धि करूँगा। और जूनियरों के लिए जो है विशेष ध्यान इसमें मेरी तरफ से। क्या नाम है बाबू? राजेंद्र प्रताप सिंह। जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत बल्लाहाता में पैसे के लेन देन के मामले में दबंग ने एक परिवार के सदस्य को जमकर पीटा। भाई को पीटता देख छोटा भाई बचाने आया तो दबंगों ने मार के उसका हाथ तोड़ दिया, जिसके बाद दबंगों ने धमकी दी। आपको बताते चले कि बल्लाहाता निवासी आकाश गौड़ ने बताया कि बीती शाम 4 बजे नामजद लोग आए, जिसमें मुन्नू, सोनू, कल्लू, लकी दबंगों ने लेन देन के मामले में लेकर युवक को मारा। स्थानीय लोगों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि यह पूरी घटना कोतवाली नगर के बल्लाहाता का है। फिलहाल स्थानीय चौकी पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें चौकी प्रभारी के द्वारा एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटे परिजनों के अनुसार 4 नामजद लोग आरोपी के द्वारा धमकी दी गई है कि अगर रिपोर्ट की गई
तो सलामत नहीं रहोगे। फिलहाल आपको बताते चले कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि सत्ता के अभाव में ऋतिक सोनकर की गुंडागर्दी के बल पर अभी तक चौकी प्रभारी रिकाबगंज ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम मारपीट हमको नहीं बताता, मैं छुड़ा रहा था। उसके बाद मैं घर आया अपने भाई के साथ। जैसे मैं बाइक से उतरा हूँ वैसे हमको मारने लगे। हमको ये नहीं पता था काहे मार रहे हैं हमको। और मम्मी को भी मार दिए थे, ढकेल दिए थे। उसके बाद मेरा सर फोड़ा, हाथ पे मारे और वो 2-3 लोग मारे हैं मिलके, ऋतिक, बबलू और रंजीत मिलके मारे हैं। मम्मी को भी धकेल दिए। पुरानी कोई दुश्मनी नहीं। आपके साथ में और कौन था? हम थे, हमारा भाई था। क्या नाम है उसका? शिवम। आप दोनों को मारा गया? नहीं, सिर्फ हमको मारा गया। जैसे हम पीछे बैठे थे ना, हम घर आए थे, जैसे उतरे वैसे हमको मारने लगे। तो जो आशीष को मारा गया है वो क्या आपके साथ में ही थे या कैसे, क्या है? जी कोई क्या मामला है भैया, मारपीट का क्या चक्कर है? हम अपने दोस्त के साथ थे, उनको 4-5 लोग आके उनको मारने लगे तो हमने बचाया। तो उसके बाद वहाँ पे बचाया चाहे उसको भी मारे तो हम अकेला, फिर उसके बाद हम घर जाने लगे अकेले। वहाँ पे 3-4 लोग मिलके हमको मारने लगे घर के पास। रॉड से मारा, रोए के रॉड से मारा है और बोल रहे थे कि जान से मार देंगे बाद में अगर बोलोगे तो। कौन था? वो ऋतिक थे और बबलू। तो कोई पुरानी आपकी दुश्मनी थी? पुरानी अब नहीं थी हम, केवल आपको उसी वजह से मारा? जी, हम उसको छुड़ाने लगे। जी। आपका नाम क्या है? अभय। पूरा नाम? अभय गौड़। कहाँ रहते हो? बल्ला था। ये बताइए पूरा क्या पता है? सर ये हमारे देवर हैं और जो है ये गए थे बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त के। तो वहाँ पे जो है मन्नू नाम का मन्नू सोनी है और उसके 2 भाई और थे, उसके चाचा के लड़के। तो वो लोग हमारे देवर को मारे थे, मारपीट हुई। फिर वो अपने घर चला आया तो उसके नाक से और मुँह से ब्लड आ रहा था। तो हम उसकी पट्टी कर रहे थे और 15 से 20 मिनट के बाद उसके पूरे घर परिवार आके मारने लगे। जानलेवा हमला किए हैं एकदम से। देखिए हमारे अड्डे घुम्मे से मारे हैं, हमारे देवर को मारे हैं। हम लोगों के पीछे आगे कोई नहीं था बोलने वाला, हम लोग अकेले थे बिल्कुल। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। ये मारपीट की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी या क्या? कुछ नहीं सर, कुछ दिन पहले भी हुई थी। हमारे देवर का वो लोग पल्सर गाड़ी मेरा देवर बेचा था तो उसका पैसा भी 1 रुपये नहीं दिया। फिर वो अपनी बहन की शादी में पैसा लिया था 15,000 रुपये, 34,500 रुपये बाकी, मगर 1 रुपये नहीं दिया। और जब पैसा मांगता है तो गाली गुप्ता दे के टाल देता। फिर 4-5 भाई मिलकर मारने लगते हैं। 1-2 बार और हाथ उठा चुके हैं। इस हमारे देवर को मारे हैं, उसका ना बाप है, कोई है नहीं। ऊपर हाथ उठाए, उसकी माँ भी थी उसमें, उसकी चाची भी थी उसमें। मन्नू सोनी नाम का था, उसका भाई लक्की था, कल्लू था। सब घर पे घुस के आके मारे हैं सर। क्या पूरा प्रकरण है? किस तरीके से आपके साथ मारपीट हुई? सर वहाँ पे हुई थी, मतलब जो ना थोड़ा पैसे की बात थी, मतलब उनके भाई से। तो थोड़ा सा हमने कहा पैसा जो है, तो उन्होंने कहा पैसा नहीं है तो ढकेल दिए। तो वहाँ पे उन लोग ने 4 भाई थे, राम जी सोनी, जिसका नाम कल्लू है वो राम जी सोनी, लक्की का नाम है जो है श्याम जी सोनी, और मन्नू का नाम अभिषेक सोनी, और ऋतिक सोनकर। ये हाँ, ऋतिक सोनकर, मतलब 4 लोग थे। 4 लोग मिल के मारा जो ना। फिर उसके बाद हम लोग ने वहाँ से चले आए, घर पे अपना जो ना खून बह रहा था पोंछ ली। फिर उन लोग आए घर पे, उनके घर वाले पूरे फैमिली लोहे की राड से मारे हैं। ये झगड़े की मेन वजह क्या थी? पैसे की मामला था, मतलब थोड़ा उनका भाई ने पैसा लिया था, गाड़ी बेचे थे पल्सर, तो थोड़ा बात था। फिर उससे जो है थोड़ा, तो हमने उनसे जो है सियासी मजाक हुआ, उन्होंने ढकेल दिया जो है। और फिर सब वो ड्रिंकिंग किए थे उसी बार। किस समय किया? वो आए हम ओके में 10 साढ़े 10 बजे की बात है।
घर पे तो आके हाँ घर पे तो रात में। दिन तारीख कल का बोलते हैं ना? हाँ कल था, कल 15 तारीख को, 15 जुलाई रात 10:30 बजे। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने देश के आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले महान राष्ट्रीय भक्त भगत सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए अकाली दल सांसद सिमरजीत सिंह मान के खिलाफ अयोध्या कोतवाली प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे को तहरीर सौंपी और कहा है कि भगत सिंह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी अयोध्या के संत महंतों के साथ देश का एक भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर सांसद के खिलाफ सुसंगत धाराओं में देशद्रोही का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ तो मैं अन्य जल त्याग कर दूंगा और सांसद सिमरजीत सिंह मान का जो भी व्यक्ति सर काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। तहरीर आपने दी है, किसके विरुद्ध दी है और क्या कह रहे हैं आप, पूरा मामला क्या है, अवगत कराइए। अकाली दल के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने अमर बलिदानी सर्वोच्च राष्ट्रभक्त श्री भगत सिंह जी के विषय में अति अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिससे मैं अत्यंत आहत हूं और पूरा देश आहत है। आज हमने थाना कोतवाली अयोध्या के प्रभारी निरीक्षक महोदय को हमने जो है तो प्रार्थना पत्र तहरीर दिया है और जब तक सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाएगा, जब तक उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लिख जाएगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा आमरण अनशन चलता रहेगा और साथ ही साथ मैं ये घोषणा भी करता हूं कि अलगाववादियों का समर्थन करने वाला, देश को बंटवारे की बात करने वाला और अमर बलिदानी भगत सिंह का अपमान करने वाला सिमरनजीत सिंह मान का जो गर्दन काटेगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम की मैं घोषणा करता हूं। उसका गर्दन काट के ले आए, 1 करोड़ रुपए मेरे पास से ले जाए। ये आमरण अनशन चलेगा जब तक जो है तो उनके ऊपर गंभीर धाराओं मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा ये अनशन चलता रहेगा। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रतिक्रिया तेजी से चल रही है, जिसको देखते हुए अयोध्या में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक सड़क चौड़ी करने की योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रशासन कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक लगभग 350 दुकानदार हैं, जिसमें लगभग 200 दुकानों को लेकर मुआवजा दिया जा चुका है। दूसरे स्थान पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बीच अधिकारियों के द्वारा दुकानों को खाली कराए जाने को लेकर अलाउंसमेंट कराए जाने के बाद खाली दुकानों पर बुलडोजर के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई तो व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। व्यापारियों की माने तो पहले उन्हें उचित स्थान पर स्थापित किया जाए। व्यापारियों की इस विरोध के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खुली बैठक बुलाई गई। व्यापारियों के अनुसार 100 से अधिक दुकानें हैं जिनके पीछे अभी जगह बची हुई है, लेकिन उसे सुरक्षित बनाए जाने के दौरान हनुमानगढ़ी के द्वारा आपत्ति जताई गई और दुकानों को बनाने के लिए भी रोका गया, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने संबंधित मकान मालिक को वहां हनुमानगढ़ी के संतों के साथ बैठक कर उनकी इस मांग को पूरा कराए जाने का आश्वासन दिए जाने पर व्यापारियों ने सहमति दी है। बैठक के बाद व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता ने कहा है कि व्यापारियों के द्वारा 3 प्रमुख मांगों को रखा गया है, जिसमें दुकान के पीछे दुकान को बनाए जाने पर लिखित कार्रवाई की जाएगी और जिन व्यापारियों की दुकान समाप्त हो रही है उनको भी उसी क्षेत्र में दुकान उपलब्ध कराई जाए। साथ ही व्यापारियों के साथ कोई नया एग्रीमेंट मकान मालिक के साथ ना हो जिसके उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक सार्थक दिखाई दे रही है, लेकिन व्यापारियों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगे आंदोलन का रुख तैयार होगा। तो वहीं अयोध्या एसडीएम प्रशांत अमित सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी के संचालित आस्था के संतों के साथ बैठक बुलाई गई, जिसमें व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा बताई गई कई मांगे रखी जाएंगी और एक रास्ता तय करते हुए पूरा कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद ही चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। जो समझ में बैठक हुई है
उसमें व्यापारी समाज केवल 3 मांग किया है। पहला मांग, जो दुकान के पीछे दुकान को ये वादा किए थे, दुकान के पीछे जितनी ज़मीन है उसको दिलाया जाए। दूसरा, दुकान के बदले दुकान उसी खेत में दिलाया जाए। तीसरा, दुकान के पुनर्निर्माण में कोई नया एग्रीमेंट मकान मालिक ना किया जाए। ये 3 मांगों के सहमत के आधार पर हम लोगों ने अपना कागज़ पत्र प्रशासन को दिया और प्रशासन को लिखित सहमत देने के बाद प्रशासन योजना को क्रियान्वयन को आगे बढ़ाई। लेकिन ये तीनों चीज़ पूर्ति नहीं हो पा रही थी, लिहाजा समन्वय बैठक किया गया। कुछ सकारात्मक बातें हुई हैं और आगे क्रमशः बात करते हुए हो सकता है निपट जाए। नहीं निपटेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे। फिलहाल ये तय है कि 3 जो हमारी मांगे हैं, दुकान के पीछे जो ज़मीन है उसको दिया जाए, दुकान बदले दुकान दिया जाए और नया एग्रीमेंट ना कराया जाए। इस 3 से कम में हमको कुछ भी स्वीकार नहीं है। इससे कम अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। लगभग कितनी दुकानें हैं और जो अलग अलग 3 कैटेगरी? लगभग 500 दुकानें आ रही हैं, जिसमें 170 दुकानें विस्थापित हो रही हैं करीब, और क्या कहते हैं करीब 150 दुकानें ऐसे हैं जिनके दुकान के पीछे ज़मीन है और दुकानें सही हैं। तो कुल मिला के ये 500 दुकानों पे फेस्टेड हो रहा है। ये जो 3 कैटेगरी बांटी गई है, 3 कैटेगरी सही है, लेकिन ये थोड़ा डिवाइड एंड रूल पे प्रशासन का लग रहा है। इसमें हम लोग मनन कर रहे हैं और देखेंगे अगर डिवाइड एंड रूल है तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे। आज जो बैठक हुई है उसमें आपको अधिकारियों ने क्या अधिकारियों के वक्तव्य से आप संतुष्ट हैं व्यापारी वर्ग? आज की बात सकारात्मक हुई है। अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप समस्याएं ग्रुप में जिसकी नेचर, जो समस्या का नेचर है, उस नेचर के हिसाब से अलग अलग समस्या का एक प्रश्न बना के अब समस्याएं रखिए, उसका निदान कराया जाएगा। आज की बैठक से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर 3 मांगे व्यापारी से मीटिंग हो जाए तो आज लगभग 100 व्यापारी करीब उपस्थित थे यहाँ पे। उसमें उनको हमने 3 चीज़ें बताई हैं कि जो दुकानदार पूर्ण विस्थापित हो रहे हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि उनको बसाने के उपरांत ही उनको हटाया जाए, तो पूर्ण विस्थापन के लिए हम लोग दुकान बना रहे हैं। महंत जी से अनुरोध कर रहे हैं, हमारी ज़मीन और भी जहाँ पे है वहाँ पे भी प्रयास कर रहे हैं कि इनको दुकानों आवंटन हो जाए, तभी उनको विस्थापित करें। जो दुकानदार ऐसे हैं जिनके पीछे जगह नहीं है और मंदिर प्रशासन जगह है, उसके लिए हमने भी कल सभी महंत जनों के पट्टी जो महंत उनको अनुरोध किया है एक मीटिंग करने के लिए, ताकि उनको दुकानें की जगह पीछे जगह दिलाई सके। कुल दुकानें लगभग 200-250 ऐसी हैं जिनके पीछे जगह मौजूद है और वो अपना काम कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो मैंने अभी सबसे अनुरोध ये किया है कि जो 350 में से अगर 250 दुकानदार ऐसे हैं जिनके पीछे जगह बच रहा है और उनके खाते में पैसा आ चुका है, तत्काल अपना काम शुरू करें, ताकि हम बाकी जो विस्थापित दुकानदार होने वाले हैं उनकी तरफ हम विशेष ध्यान दे सकें। और इसी बात पर ये मीटिंग खत्म हुई है और कल हमने कहा है कि जो प्रत्येक वर्ग के 2 व्यापारी इकट्ठा होंगे, जो पूर्ण विस्थापित वाले हैं, जो ये वाले हैं, उनकी हम फिर अलग अलग तरीके से पट्टी के मान जी से बात कराएंगे और उनके जो बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है उसको हम मध्यस्थता से संवाद कायम कराएंगे। लेकिन जहाँ पे आप लोग जो दुकानें बना रहे हैं, टेढ़े बाजार विस्थापित होते हैं, तो हमारी देखिए, हम सरकार का और शासन का तो मकसद था कि दुकानों के रूप में विकल्प देना। जैसा दुकानदारों हमने कहा है कि आपके पास टेढ़ी बाजार का विकल्प है, आपके पास कॉस्टलेस कुंज का विकल्प है। अभी उनका कहना था कि रामगुलेला में भी दुकान बनने का विकल्प दिया गया था। अभी वो मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। निर्णय आएगा, अगर हमारे पक्ष में आता है तो दुकानें वहाँ भी बनेंगी और जाहिर सी बात है वहाँ दुकानें बनेंगी तो उसमें उन्हीं दुकानदारों को हम सहायता करेंगे जो पूर्व स्थापित हो रहे हैं। लेकिन वो अभी समय का टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तब तक हम ये प्रयास करेंगे कि इनको कहीं ऐसी जगह बसाएं ताकि इनका व्यापार प्रभावित ना हो और हमारा रास्ता भी चौड़ा हो सके। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री रामलला का मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण में बसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन में रामलला का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, तो वहीं रामलला के मंदिर में गर्भगृह से 14 दरवाजे होंगे। अब इन दरवाज़ों को लगाए जाने के लिए मकराना मार्बल चौखट और बाजू बनाया जाएगा, जिनकी नक्काशी मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। यह चौखट बाजू राम जन्मभूमि कार्यशाला में आकर रख चुके हैं। अब मंदिर निर्माण के साथ इन्हीं चौखट बाजू से रामलला मंदिर का गर्भगृह द्वार और 13 अन्य द्वार की चौखट बाजू बनाई जाएगी। हालांकि इसके लिए लकड़ियों का भी चयन किया जाना है। बहराइच के जंगलों से शीशम और साखू तथा पड़ोसी जनपद गोंडा के मनकापुर के जंगलों से सागौन के सैंपल मंगाए गए हैं। कार्यदायी संस्था और इंजीनियर इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस लकड़ी से रामलला के मंदिर के दरवाजे बनवाए जाएंगे। दरअसल रामलला के मंदिर आंदोलन के दरमियान 1990 से ही राम जन्मभूमि की कार्यशाला बनाई गई।
जहां पर बसी पहाड़पुर के पत्थरों को तराशकर मंदिर निर्माण के लिए रखा गया था। अहिल्या रूपी पत्थरों का वनवास लगभग 3 दशक के बाद खत्म हुआ। रामलला का बहुपक्षीय भव्य मंदिर बनना शुरू हो चुका है और 2024 जनवरी में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में मंदिर की भव्यता को लेकर लगातार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्य कर रहा है और समय समय पर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यदायी संस्था के लोग मंदिर निर्माण को लेकर मंथन करते हैं, जिसमें इंजीनियर और वैज्ञानिक भी राय ली जाती है। ट्रस्ट की मंशा है कि 500 वर्षों के संघ के बाद बनाए जा रहे रामलला का मंदिर हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहे। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से भी मंदिर सुरक्षित रहेगा। अब मंदिर निर्माण के लिए कार्य में लगाए जाने वाले सामान भी उच्च गुणवत्ता वाले हैं। देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण में 3.5 लाख 4 लाख घन फुट पत्थर जो लगने हैं, उसके अलावा जो है जो दरवाजे बनेंगे, जो द्वार होंगे, उसमें जो है संगमरमर का पत्थर लगेगा और ये संगमरमर जो है मकराना से लाए जाएंगे और लाए गए हैं। यहाँ पर जो है पूर्व में जब श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा नक्काशी कराई जा रही थी पत्थरों की, उस समय ही जो है मकराना से इन चौखट बाजू को लाकर रखा गया है। यहाँ पर उसकी नक्काशी की गई है और वो चौखट बाजू जो 24 द्वार बनेंगे उसमें जो है इन चौखट बाजुओं का उपयोग होगा, इसको लगाया जाएगा। तो ये दूधिया कलर के संगमरमर के हैं, श्वेत हैं और यह पत्थर जो है इसकी आयु भी है काफ़ी लंबी। मुझे लगता है कि 2000 वर्ष होगा इसकी आयु। और वैसे तो पिंक सैंड स्टोन की आयु जो है नापी गई लेबोरेटरी के अंदर कि 1000 वर्ष चलेगा, लेकिन इसकी आयु जो है संगमरमर जो है 2000 वर्ष की बताई जा रही है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह संगमरमर का पत्थर जो है वहाँ से लाया गया है और इसे जो है यहाँ पर रख दिया गया है। यह विशेषकर ये भी एक हम सबको जो जानकारी मिली उस समय जब न्यास ने इसकी तराशी कराई, तो वहाँ की जो मकराना की फर्म थी वो मुस्लिम बंधुओं की थी। उन्होंने अपना सौभाग्य समझा कि राम जन्मभूमि पर हमारे हाथों की कलाकृति से नक्काशी की गई ये पत्थर जो है वहाँ पर लगेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने अपने आप को भगवान राम का कहा कि वो हमारे पूर्वज हैं। तो इस प्रकार से इन पत्थरों को उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक नक्काशी की और आज जो है ये पत्थर यहाँ पर जब लगेंगे तो वह भी स्मरण करेंगे कि हाँ, हमारा जो एक हमारे हाथों की जो एक कला थी वह भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित हुई है। अयोध्या शिक्षिका सुप्रिया वर्मा हत्याकांड का खुलासा अयोध्या पुलिस ने कर दिया है, लेकिन इस हत्याकांड के खुलासे से अभी भी लोग संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या पुलिस की इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के आज सरदार सेना ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रताप से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RKS पटेल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सरदार सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता कचहरी के पास इकट्ठा हुए तथा वहां से सुप्रिया वर्मा को न्याय दो का नारे लगाकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय पहुंचे तथा 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस महानिरीक्षक से मुलाकात कर सुप्रिया वर्मा हत्याकांड से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात को रखी। सरदार सेना प्रमुख ने अवैध संबंध पर अपना विशेष विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि या तो अवैध संबंध का साक्ष्य दिया जाए अथवा साक्ष्य न मिलने की स्थिति में अवैध संबंध न होने का समाचार अखबारों में प्रकाशित कराया जाए, जिससे जो सुप्रिया वर्मा के ऊपर लगे बदनामी के दाग को छुटकारा मिल सके। देश के कई जनपदों से लोग आए हैं। सुप्रिया वर्मा हत्याकांड जो मामला हुआ उसमें पुलिस के तरफ से एक आरोप आया है, जैसा कि अभी हमारी आईजी से मुलाकात हुई। आईजी रेंज साहब ने बताया कि ये तो जो आरोपी है उसका बयान है। हमने कहा साहब 3 चीज़ों पर हम मांग करने आए हैं आज, वो ज्ञापन, ये ज्ञापन की प्रति आज हम उनको दिए हैं आईजी साहब को और अभी मंडलायुक्त से मुलाकात करेंगे, डीएम से मुलाकात करेंगे। पहला विषय है कि पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग है, जैसा पुलिस का बयान आया कि आरोपी नाबालिग है, लगभग 16 साल की अवस्था उन्होंने बताया है और पुलिस के अनुसार लगभग 3 साल से ज़्यादा। सबसे खराब आरोप जो है वह सुप्रिया वर्मा के मरणोपरांत जो ये बात आई है, जिसके लिए हम बनारस से आए
और दर्जनों जनपदों से लोग यहाँ सैकड़ों लोग आए हैं। ये प्रमुख बात यही है कि पुलिस के अनुसार 3 साल से ज्यादा समय से उस लड़के से सुप्रिया वर्मा का अवैध संबंध था या संबंध था। तो जो 16 साल का लड़का आज है, यानी 3 साल पहले की अगर बात करें तो 12-13 साल रहा होगा उम्र। तो 12-13 साल में किस तरह का संबंध था, ये पुलिस से पूछना चाहता हूं। कहते हो कि अवैध संबंध था, तो यह मरणोपरांत एक महिला के ऊपर बहुत ही गलत लांछना है। उस आरोपी के कह देने से यह बात सिद्ध नहीं आती, यह बात पुलिस को बतानी चाहिए। बात आई है, मैं पूछना चाहता हूं कि उसके आपकी विवेचना का विषय है, कॉल डिटेल्स है क्या? 3 सालों में सुप्रिया वर्मा और हत्या आरोपी का कॉल डिटेल्स है क्या? जो नहीं है तो सामने आज तक नहीं आ पाया। उपरांत चरित्रहीनता का जो आरोप हत्यारोपी के कहने पर ही आया हो, यह बिल्कुल सर्वथा गलत है। यह इस देश के महिलाओं के ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश है। हम खंडन करते हैं, हम सिरे से खारिज करते हैं। मूल मांग हम लेकर आए हैं, मरणोपरांत सुप्रिया वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात अगर करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात आई है कि 5 महीने का गर्भ था, मेल जेंडर पाया गया है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। अगला सवाल कि पुलिस अपनी रिपोर्ट में अभी तक 1.5 महीने की विवेचना में यह बात शामिल नहीं कर पाई। 5 महीने की मांग है। आज जो दर्जनों जनपदों से सरदार सैनिक आए हैं, हमारी मांग है कि पुलिस की विवेचना पर हमें विश्वास कम है, क्योंकि मामले को रफा दफा करने की शायद कोशिश न कर जाए। राम मंदिर के लिए आमरण अनशन कर चर्चा में आए तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस दास समय समय पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बीते दिन उन्होंने आगरा के ताजमहल में तेजो महल बता करके प्रवेश कर पूजा करने के लिए दावा किया था, जिसके बाद पूरा प्रदेश में ताजमहल चर्चा का विषय रहा। तमाम रिटी भी न्याय में दाखिल हुई। इस तरह अब फिर एक बार चौंकाने वाला बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि ज्योतिष और शास्त्र के अनुसार, शास्त्रीय किताबों के अनुसार 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बयान देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। लेकिन उनका दावा है कि ज्योतिष के अनुसार कहा जा सकता है कि 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर मुहिम चला रहे हैं। जगत गुरु परमहंस दास के बयान से अब उसके बाद हलचल मची हुई है। प्यारे देशवासियों, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। ज्योतिष के आधार पर आज मैंने देखा कि 2025 तक भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा हो जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।